बढ़िया सब। अरे वाह क्या बात है, कैमरा ऑन कर लिया काफी लोगों ने। चलो मैं भी करके देखता हूँ मेरे में कैसे होता है। अरे वाह, दोनों आर्यन ने कैमरा ऑन कर लिया, ये तो अच्छे बच्चे हैं। कैसा चल रहा है तुम लोग का? अरे सेम सेम पिंच है तुम लोग का, तो कलर भी रेड है काफी लोगों का। ओके सर। बढ़िया, चलो स्टार्ट करें। यस सर। ठीक है, ये तुम्हारे स्क्रीन पे सबको दिखाई दे रहा है क्या? यस सर। यस सर, दिखाई दे रहा है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अरे वैभव अत्री, क्या हाल है तेरे? सर उसने चैट में लिखा है कि माइक की प्रॉब्लम की वजह से वो बोल नहीं पाएगा। जानबूझ के उसे पढ़ना नहीं पड़ेगा, वरना मैं आज उसे पढ़वाता ना, उससे आज मैं काम लेने वाला था, उसे पता था कि मैं पकड़ लूंगा उसको आज, इसलिए ऐसा कर रहा है। ठीक है कोई बात नहीं है। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं बच्चों। ठीक है, ओके सर। यस सर। ओके सर। सर आप म्यूट हो गए हो। बच्चों अरे यार ये गलती से मुझसे वो हो गया। ओके, डू वन थिंग, आर्यन, त्यागी त्यागी, यस सर। हाँ तुम स्टार्ट करो, तुमसे स्टार्ट करते हैं। Gandhiji chose salt as a medium for protest against British rule. Government was asked to accept the demands by 11th March. Failing with CDM would be started. 31st Jan 1930. Gandhi sent a letter to Viceroy Irving starting 11 demands ranging from industrialists to peasants. Most important demand being the abolition of salt tax, which was most essential commodity of a common man, marked the beginning of civil disobedience movement on 12th March. Along with followers, Gandhiji violated the law by manufacturing salt from seawater. Seawater started from Gandhi's ashram in Sabarmati to Gujarat coastal town of Dandi, 240 miles. He reached Dandi on 6th April. The movement spread to the entire nation. सर ये पेज तो पढ़ लिया. Foreign clothes were burnt. The movement spread to the entire nation. सर ये यहीं से violated forest law. Peasant refused to pay revenue and चौकीदारी tax. एक सेकंड बेटा, रुक जा। पहले इसके ये जो बेसिक हेडिंग है वो तो बताया था, बीच में इफेक्ट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस पहले से बताने लगता है। ओके सर। चल लेकिन पहले इसको सिविल डिसोबीडियंस को समझ लेते हैं, ठीक है। ये फिर नहीं है ये आज काम वाली फोन करके पूछूं। बच्चों क्या होता है ना कि हमको अभी हमने पढ़ा था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है, ठीक है, वो पढ़ रहे थे हम। उसके खत्म होने के बाद पूरा देश में ये था कि कोई और मूवमेंट इस तरह का होना चाहिए जिससे कि बहुत सारी चीजें हों, और ये अंग्रेज जो है यहाँ से भागे। उधर क्या हुआ कि इन्होंने ऑलरेडी सॉल्ट लॉ और इस तरह की चीजें निकाली थी, जिसकी वजह से पूरा मामला डिस्टर्ब हो गया था। तो क्या हुआ कि 31 जनवरी को 1930 में गांधी जी ने इरविन, जो उस समय करंट एट द मोमेंट वायसराय थे इंडिया के, इरविन, लॉर्ड इरविन, उनको कुछ 11 डिमांड्स का एक लेटर लिखा। ऑलरेडी ये चीज मैं बता चुका हूँ, ठीक है। तो एक लेटर लिखा जिसमें अलग अलग रीजन से इंडस्ट्रियलिस्ट हो या फिर वो पीजेंट्स हो, उनके पूरा एक वो भेजा था। फिर क्या हुआ, गवर्नमेंट वाज आस्क्ड टू एक्सेप्ट द डिमांड्स बाय 11th of March,
फेलिंग विच अ CDM वुड बी स्टार्टेड। तो हुआ क्या कि 11 मार्च तक उन्होंने कहा कि भाई अगर 11 तारीख तक आपने हमारी 11 मांगे मान ली तो ठीक है, नहीं तो हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिमांड बीइंग द अबोलिशन ऑफ सॉल्ट टैक्स विच वाज मोस्ट एसेंशियल कमोडिटी ऑफ अ कॉमन मैन। अब ये सोचने वाली बात थी, मैं ऑलरेडी बताया था कि सबसे इंपॉर्टेंट मांगों में से एक थी कि वो सॉल्ट टैक्स को वहां से रिवोक कर दें। मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ऑन 12th मार्च। जैसे कि हमने ऊपर देखा था कि 11th मार्च तक अगर वो उसको एक्सेप्ट कर लेते तो ठीक है, नहीं तो 12th मार्च से वो लोग स्टार्ट करने वाले थे, तो 12 मार्च से वो शुरू हो गया। स्टार्टेड फ्रॉम गांधी जी आश्रम इन साबरमती टू गुजरात टू द गुजरात कोस्टल टाउन ऑफ डांडी। देखो साबरमती कहां पर है? अहमदाबाद में, राइट? यस सर। वहां से गुजरात के कच्छ के आगे एक टाउन पड़ता है, टाउन का एक छोटा सा गांव है डांडी, जो अब टाउन हो गया, पहले तो छोटा सा गांव था उस समय पर ये। ठीक है, लगभग 250 मील्स के आसपास, 240 मील्स, तो ये हो गया सर करीब करीब 384 किलोमीटर के आसपास। 384 किलोमीटर्स। हाँ हाँ हाँ। तो वहां पे पूरा उन्होंने ट्रेवल किया वहां से वहां तक, और 6 अप्रैल को वहां पर वो लोग डांडी पहुंचे। लाइक टोटल में टाइम कितना लगा? सर 22 days के आसपास। 24 डेज के सर, करीब 24 टाइम लगा। सर 24 डेज। 24 डेज पड़ा ना? सर ऐसे कहते हैं 10 माइल्स पर डे चलते थे। तो इसको ऐसे याद रखने का तरीका क्या होगा? 24 डेज और 240 माइल्स। ठीक है, तो ऐसे आपको क्लियर याद रह जाएगा। सर 10 माइल्स पर डे। हाँ, 10 माइल्स पर डे के हिसाब से ऐसे समझ लो, लगभग 15-16 किलोमीटर रोज का हो गया। यस सर। ठीक है, एक माइल में 1.6 किलोमीटर होता है। ठीक है। Along with the followers, Gandhi ji violated the law by manufacturing salt from the seawater. Now you have to imagine like this: Gandhi ji, a person who did not believe in breaking any law, who believed in maintaining the dignity and everything, और उसके बाद गांधी जी ने खुद ने एक सॉल्ट लॉ ब्रेक किया। इट वाज अ वंडरफुल स्टेप टेकन बाय हिम। मेरे हिसाब से ये काफी अच्छा स्टेप था उनका। तो फिर क्या हुआ, और इसने पूरे नेशन में एक फायर की तरह से, जंग, फायर इन द फॉरेस्ट, वो उस तरीके से आगे बढ़ा और पूरे देश को इसने स्प्रेड कर लिया। अब क्या इफेक्ट्स हुए इसके सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के? ठीक है, तो ये हम देखेंगे। तो पढ़ो बेटा, फिर तुम एक काम करो, तुम क्या नाम है तुम्हारा? आर्यन, पढ़ो। Yes, sir. Effects of civil disobedience movement 1930 to 1934. Violated forest laws. Peasants refused to pay revenue and chowkidari tax. Colonial law were violated. Salt manufactured in numerous places. Foreign clothes were burned and packeting of liquor shops. April 1930. Abdul Ghaffar Khan was arrested. Government response to civil disobedience movement. CDM was relaunched, but by 1934 lost its momentum. May 1930, Gandhiji was arrested. Women and satyagrahis were attacked and many were. After second RTC, nothing futile come out. December 1931, Gandhiji went to London for Gandhiji consented to participate in RTC and government agreed to release the prisoners. 5th March 1931, Gandhiji call off the movement with Gandhiji-Irwin Pact. सर नीचे नीचे बाद में, पहले से समझ तो लो क्या हुआ, इफेक्ट्स क्या हुए इसके मेजर। पहले हम ये देखेंगे। पहला कि जब ये पूरे देश में फैल गया मूवमेंट, ठीक है, तो क्या क्या हुआ, लोगों ने क्या किया? कॉलोनीज लॉज वर वायलेटेड, मतलब कॉलोनियल लॉज जो थे, जो इनके कॉलोनीज के, जो हम इंडिया में, हम एक ऐसे कॉलोनी थे ना उस समय पर ब्रिटिश की, तो उन्होंने जो भी कॉलोनियल लॉज बनाए थे वो हम लोगों ने वायलेट करने शुरू कर दिए। सॉल्ट बनाना शुरू कर दिया अलग अलग जगहों पर, जहां जहां पॉसिबल था वहां सब बनाना शुरू कर दिया। सर फैक्ट्रियों के सामने ही बना रहे थे। 2 तरह से बनता था सॉल्ट, अभी भी 2 तरह से बनता है मेजरली।
ठीक है, एक तो हो गया आपका समुद्र से लेकर के व्हाइट सॉल्ट, और एक होता था रॉक सॉल्ट। यस सर, चट्टानों में पाए जाते हैं। यस सर, जो लाहौर से खोद कर लाते थे। तो वो एरिया जो ज्यादातर रॉक सॉल्ट बनाता है वो सब ज्यादातर मेनली पाकिस्तान में रह गया। बट उस समय तो पाकिस्तान और इंडिया एक ही था, तो उस तरह से वो इंडिया में ही वहां पर भी होने लगा। तो दोनों तरह का सॉल्ट लोगों के सामने ही इनके बनाया जाता था। ठीक है, और फॉरेस्ट लॉ को वायलेट करना शुरू कर दिया। फॉरेस्ट लॉ आपने पढ़ा था शायद लास्ट ईयर, याद होगा तो। सर रिजर्व फॉरेस्ट। यस सर, रिजर्व फ्री फॉरेस्ट। ग्रेजिंग और फ्री मूविंग के लिए मना कर दिया गया था। सर यस सर, यस सर। तो वो लॉज उन्होंने वायलेट करने शुरू कर दिया उनको, कि अपनी मर्जी से कहीं भी वो अपने जानवर चरा रहे थे एंड एवरीथिंग वाज हैपनिंग। पीजेंट्स रिफ्यूज टू पे रेवेन्यू एंड चौकीदारी टैक्स। तो जो रेवेन्यू टैक्स होता था या जो चौकीदारी टैक्स होता था, गांव वालों ने, किसानों ने, खेती वालों ने, सब लोगों ने इन्हें देना बंद कर दिया। मतलब किसी भी तरह टैक्सेस पे करने बंद कर दिए। फॉरेन क्लोथ्स वर बर्न्ड एंड पिकेटिंग ऑफ लीकर शॉप्स। और जो विदेशी कपड़े थे उनकी होली जलाई गई और लीकर शॉप्स को बंद कराया गया। ठीक है, नाउ व्हाट हैपेंड, अप्रैल 30 में खान अब्दुल गफ्फार खान, फ्रंटियर गांधी, इन्हें हम क्या कहते हैं, फ्रंटियर गांधी, हिंदी में कहेंगे सीमांत गांधी, और इनका नाम था खान अब्दुल गफ्फार खान। इनको पहले अरेस्ट किया गया। उसके बाद 1930 लाइक मे दंगे फसाद हो गए। हाँ, उसके बाद दंगे फसाद हुए। तो उसके बाद गांधी जी को भी ले लिया गया, जेल में डाल दिया गया। गवर्नमेंट ने कैसे रिस्पॉन्स किया, तो पहले तो एक तो हमने खान अब्दुल गफ्फार खान को उन्होंने अरेस्ट कर लिया, उसके बाद मई में गांधी जी को भी अरेस्ट कर लिया। तो वहां पे दंगे फसाद वो बीच में चल ही रहे थे प्रॉपर। ठीक है, हुआ क्या, सर फिर दंगे और बढ़ गए। गांधी जी को जैसे ही इन्होंने वो किया तो दंगे भड़क गए पूरे उसमें, अच्छे से उसमें। और वुमेन और सत्याग्रही के ऊपर इन्होंने अटैक किया, बहुत लोगों को घायल किया। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा था कि ऐसे समझो कि दिसंबर 1931 में गांधी जी गए लंदन। ठीक है, वो दंगे भड़क गए तो उन्हें छोड़ना पड़ा, तो गांधी जी को जाना, कहां जाना था, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। सेकंड, याद रखिएगा, एक ही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी गए हैं, सेकंड राउंड टेबल में। ठीक है, ना फर्स्ट में ना थर्ड में। ठीक है, फर्स्ट वाले में सर कांग्रेस ने बॉयकॉट कर दिया था उसे। गांधी जी कंसेंटेड टू पार्टिसिपेट इन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एंड गवर्नमेंट अग्रीड टू रिलीज द प्रिजनर्स। और गांधी जी ने कहा कि ठीक है भाई, मैं जा रहा हूं वहां पर, तुम एक काम करो, छोड़ दो इनको। तो उनको छोड़ दिया और गांधी जी को भी छोड़ दिया। फिर गांधी जी गए दिसंबर 31 में लंदन गए सेकंड कॉन्फ्रेंस के लिए। सेकंड कॉन्फ्रेंस के बाद में ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट बाहर इंडिया के हिसाब से नहीं हुआ। ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज रीलॉन्च्ड बट बाय 1934 लॉस्ट इट्स मोमेंटम। होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल आप अच्छा खेल रहे हो, क्रिकेट खेल रहे हो, आप अच्छा खेल रहे हो, व्हाट हैपेंस, अचानक से बारिश आ गई, राइट, आप चले गए अंदर घर में। फिर उसके बाद क्या हुआ, थोड़ी देर बाद बारिश बंद हो गई। तो जब दोबारा आते हो ना, तो आपका मोमेंटम, जो मोमेंटम आपका वो होता है ना, मोमेंटम होता है, जो आपका फ्लो होता है वो टूट जाता है। समझ रहे हो? तो अगर एक बंदे का फ्लो का इतना डिस्टर्बेंस, या फिर अगर आप पढ़ रहे हो, अचानक से किसी का फोन आ जाए या किसी से कुछ हो जाए, तो आप बाहर चले गए या फिर फोन में बात करने लगे, तो फिर जब दोबारा आप बैठोगे ना, तो आपका एक रिदम टूट जाता है, राइट। तो वही हुआ इस मूवमेंट के साथ। गांधी जी जो इसके बेसिक लीडर थे वो चले गए वहां पर लंदन, और ऐसा तो नहीं था कि एक दिन में कॉन्फ्रेंस होकर खत्म हो जाएगी तो वो तुरंत अगले दिन लौट के आ गए। ठीक है, तो इट यूज्ड टू टेक टाइम, तो पूरा टाइम लगा। उस चक्कर में वो मूवमेंट थोड़ा सा हल्का हो गया ऑलरेडी। हालांकि जब गांधी जी दोबारा आए तो उन्होंने उसे रीलॉन्च करने की कोशिश की, लेकिन वो उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया। लास्ट में 1934 में वो कॉल ऑफ हो गया, एक तरीके से खत्म हो गया। ठीक है सर, काफी लोगों ने फिर दोबारा से पार्टिसिपेट भी नहीं किया, क्योंकि उन्हें लगा कि ये दोबारा से कॉल ऑफ हो जाएगा मूवमेंट, और उनके डिमांड्स भी फुलफिल नहीं हुए थे और मूवमेंट पहले चला गया। एक और चीज इसमें भी साथ में जोड़ सकते हो कि काफी लोगों ने तो फॉलो किया ही नहीं दोबारा से। एक सबके दिमाग में एक ये बात और आने लगी थी कि गांधी जी यार शुरू तो करते हैं पर ठीक से ना खत्म नहीं करते यार चीजों को। ठीक है, जब चीजें होने लगती है तभी ये भाग जाते हैं एंड टाइम पे। ठीक है, क्योंकि इन्होंने लास्ट वाला भी ऐसे ही किया था जो नॉन कोऑपरेशन था। ठीक है,
उसके बाद सिविल डिसोबीडियंस में बीच में ही भाग गए, तो हमने कहा यार अब हटाओ यार, हमारा मन हट गया इनसे, ठीक है। उधर दूसरी चीज एक और हो गई थी कि भगत सिंह एंड पार्टी के साथ बहुत बुरा होने लगा था। भाई भगत सिंह जब तक सेक्रीफाइस हो चुके थे, अशफाकुल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद 1930, ये लोग सारे के सारे इन लोगों ने देश के लिए सुप्रीम सेक्रीफाइस दिया था उस समय पर। तो एक पूरी जनता ना इस चीज में आ गई थी यार, गांधी जी उससे उतना फ्रूटफुल आ नहीं रहे हैं चीजों को निकाल करके, तो एक ये भी उनके दिमाग में लोगों के बनने लगा था, तो उतना ज्यादा सपोर्ट भी नहीं किया कुछ लोगों ने, ठीक है। सर और जो मुस्लिम्स और दलित थे उन्होंने तो एनसीएम के बाद पार्टिसिपेट भी नहीं किया ना सिविल डिसोबीडियंस में। हाँ, क्योंकि मुस्लिम्स ने इसलिए नहीं किया क्योंकि वहां पर वो खिलाफत आंदोलन जो था, वो मैंने आपको बताया ऑलरेडी क्या सीन हो गया था उसके साथ। यस सर, वो पूरा सक्सेसफुल नहीं रहा। और दलित्स ने इसलिए नहीं किया क्योंकि उस समय पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर चीजों में इन्वॉल्व होने लगे थे, और भीमराव अम्बेडकर की बात जो है वो बाद में पूना पैक्ट में निकल के आएगी अभी, ठीक है। 1932। How participants saw the movement. Each of the social groups that joined the movement had their own ideas of about स्वराज। मैंने पहले भी बताया है कि हर एक आदमी का, जैसे कि हमारे फर्स्ट फ्रीडम फाइट के समय पर था कि सब लोग अंग्रेजों को भगाना चाहते थे, लेकिन सबका अपना अपना मोटिव था कि सब लोग चाहते थे कि भाई झांसी की रानी चाहती थी कि वो उनका झांसी उनसे न छीने, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ बिठूर में जो नेता थे वो चाहते थे कुंवर सिंह की, भाई मेरा वो बाजीराव क्या नाम था, पेशवा जी, नाना साहब पेशवा, वो चाहते थे मेरा वो नहीं जाए। कान और तुम्हारा आपका जो ये जमशेदपुर है, वहां से ये कुंवर सिंह थे, वो नहीं चाहते थे कि मेरा जाए। लखनऊ से बेगम हजरत महल थी, वो नहीं चाहती थी मेरा जाए। तो सब लोग का ये था कि हमारा हमारा राज्य बचे, मेजर पॉइंट ये था। यहाँ पर भी ऐसा ही था, सब लोग अपने अपने हिसाब से स्वराज समझते थे, सब लोग अपना अपना हिसाब सोच रहे थे। कोई सोच रहा था कि मेरे को बाहर जाने की आजादी मिलेगी, कोई सोच रहा था मेरे को पैसे कमाने की आजादी मिलेगी, कोई सोच रहा था मेरे को टैक्स नहीं देना पड़ेगा। सबका अपना अपना वो लॉजिक था, ठीक है। Yes. शशि शर्मा। Yes, sir. पढ़ोगे बेटा? So rich peasants, the rich peasants like patidars of Gujarat and Jats of Uttar Pradesh were enthusiastic supporters of civil disobedience movements, since they were unable to pay government's revenue as they faced trade depression and fall in prices. Second point, but they were disappointed when civil disobedience movement ended in 1931 without revised revenue rates. Third point, so they refused to participate again in 1932. क्या हुआ, जैसा कि मैंने आपको बताया था। हाँ बबू देख आई, रिच मेरे को सर ने पढ़ने को बोल दिया था। बच्चों, रिच पीजेंट्स ने क्या किया कि जैसे जो पाटीदार्स थे गुजरात के, जाट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है, इनका काफी अच्छा होल्ड था। तो इन्होंने शुरुआत में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को अच्छे से सपोर्ट किया, ठीक है। और उन्होंने बोला कि भाई हम तो पे वे नहीं करेंगे गवर्नमेंट को कोई रेवेन्यू, ठीक है। और हमको लगता है कि भाई ये जबरदस्ती का उल्टा सीधा चार्ज करते हैं, तो ट्रेड डिप्रेशन के चक्कर में और फॉल्स इन प्राइसेस, वो सब चीजों के चक्कर में उन्होंने कहा भाई हम नहीं पे कर पाएंगे। पर उनको प्रॉब्लम तब हुई कि भैया जब उन्होंने देखा कि यार ये मूवमेंट हमारे से बिना बात करे इन्होंने जबरदस्ती 1931 में विड्रॉ कर दिया, चले गए वहां राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, तो हमें बता देना चाहिए कि क्या चीज था। हम तो चाहते थे कि रेवेन्यू रेट्स हमारे रिवाइज हो, तो इसलिए उन्होंने कहा ठीक है ऐसा है, अब हम नहीं कर रहे यार, इनका कोई आता तो है नहीं कोई प्रॉपर रिजल्ट। मैंने जैसा बताया आपको कि कोई आउटपुट नहीं दिख रहा था उन्होंने, तो उन्होंने रिफ्यूज कर दिया जाने से। आगे बढ़ो बेटा। She left it, I guess. पता नहीं सर, कुछ अजीब सा हुआ बीच में एंड उसके बाद लेफ्ट मीटिंग। कोई नहीं, किसी और बच्चे से पढ़वाते हैं अपना क्या। सारांश पाठक। यस सर। पढ़ो सर। पढ़ो सारांश। सर पुअर पेरेंट्स से पढ़ना है क्या? हाँ, तो तेरा दिमाग कहाँ था इतनी देर से?
यस सर पढ़ रहा हूँ सर। सर दे डिमांडेड लोअरिंग ऑफ रेवेन्यू डिमांड। सारांश सर यमुना आगे। विहार वाला बैच में है ना तू? यस सर। कैसा है, ठीक है तू? बोलता तो है नहीं क्लास में कभी भी। यस सर ठीक है सर। पढ़ाई वढ़ाई से चल रही तेरी? यस सर। चल ठीक है, तो पढ़ बेटा, पूरे प्रेजेंट से पढ़। They demanded lowering of revenue, demand remittance of the unpaid rent to the landlords. They joined several radical movements led by the socialists and communists. The Congress did not support the no rent campaign as they were afraid of upsetting the landlords. Therefore, the relations of the peasants and Congress were uncertain. Business class. The business class had made huge profits during the First World War and had become powerful. They opposed any British policy that restricted their business. They wanted protection against imports of foreign goods and a rupee sterling exchange ratio that would discourage imports. सर पढ़ दिया। चल तू ही बताएगा इसका मीनिंग, बता, बहुत दिन हो गए तेरे से बात करी भी नहीं थी। सुना। बता। सारांश, अब ये कहाँ गया? सारांश, म्यूट कर दिया इसने, पता नहीं कहाँ भाग गया। हद है यार। चल वैभव तू बता, वैभव विशाल झा। यस सर, यहाँ पे लिखा हुआ ये है कि जो पुअर पीजेंट्स थे सर, वो बहुत ही ज्यादा बुरी हालत हो गई थी उनकी, और डिप्रेशन में, क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था डिप्रेशन में 1929 से जो स्टार्ट हुआ था। तो इस वजह से जो पुअर एग्रीकल्चर पीजेंट्स थे और जो लेबरर्स थे एग्रीकल्चरल, उन्हें इतना ज्यादा बड़ा झटका लगा था। और साथ ही साथ जो पुअर पीजेंट्स थे उनसे रेंट, जो हाई रेंट्स लेते थे जमींदार, वो उन्हें पे नहीं कर पा रहे थे। तो वो यही चाहते थे कि भाई उनसे रेंट जो है वो लिया ना जाए। तो इस वजह से वो जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में जो है नो रेंट कैंपेन को इंक्लूड करना चाह रहे थे। लेकिन क्योंकि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को पूरी तरह से बिजनेस क्लास लोग फाइनेंस कर रहे थे, तो इस वजह से कांग्रेस चाहता नहीं था कि वो नो रेंट कैंपेन को इंक्लूड करे, वरना जो बिजनेस क्लास लोग हैं वो अपना सपोर्ट जो है उनसे हटा लेंगे और फिर उन्हें सपोर्ट अपना नहीं देंगे। तो फिर उनका मूवमेंट एक तरह से उन्हें लगा कि पैरालाइज हो जाएगा, और वो जो है बिजनेस क्लास लोग जो है वो सीडीएम से क्विट कर जाएंगे। बिल्कुल सही। और फिर सर उसके बाद बोलो बोलो। उसके बाद सर बिजनेस क्लास वाला जो हेडिंग शुरू हुआ है, तो सर बिजनेस क्लास में जब 1914 टू 1918 पहले पढ़ने तो दे, रुक जा। ओके सर, ओके सर। तू एकदम उसमें रहता है, गुस्से में, सारी चीज अभी बता दूंगा मैं। चलिए, प्रांतिका। Yes, sir. पढ़ दे बेटा। Business class. The business class had made huge profits during the First World War and had become powerful. They opposed any British policy that restricted their business. First, they wanted protection against imports of foreign goods and a rupee sterling exchange ratio that would discourage imports. Second, they also opposed colonial policies and restricted business activities. Third, Purushottam Das Thakur and G.D. Birla, to promote their business interests, formed Indian Industrial and Commercial Congress in 1920 and Federation of the Indian Chamber of Commerce and Industry, FICCI, in 1927. Fourth, they gave financial assistance and refused to buy or sell imported goods. चलो अब इसका कौन मीनिंग बताएगा? तनिष्का।
तनिष्का, शांभवी, आर्यन तू बता देगा? पाठक, यस सर। चल बता। सर इसमें इसका मीनिंग है कि जैसे सर बिजनेस क्लास जो सर मतलब कि हमारे इंडिया के जो सर कुछ बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे सर, उन्होंने क्या करा था, उन्होंने इनिशिएटिव लिया था कि वो सर मतलब एक्सपोर्ट अपने सर वो खुद के गुड्स बनवाएंगे और क्या नाम है उनका एक्सपोर्ट करेंगे और इंपोर्ट को कम करेंगे, तो जिससे कि जो हमारा इंडियन करेंसी होगी वो हमारे पास ही रहेगी और मतलब किसी और कंट्री में नहीं जाएगी, और मतलब जो एक्सचेंज रेशो होगा वो सर इक्वल होगा। और वो सर चाहते थे कि फॉरेन गुड्स का जो इंपोर्ट है वो कम से कम हो, और जैसे पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास जी और जीडी बिरला जी ये सब बिजनेस इंटरेस्ट को प्रमोट करते थे, और इन्होंने वो बनाई थी इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस 1920 में और FICCI 1927 में। और उसके बाद सर इन्होंने अपना उसमें फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट किया था, और उन्होंने मना कर दिया था कि ये इंपोर्टेड गुड्स को खरीदेंगे भी नहीं और उनको बेचेंगे भी नहीं, और सर अपना ही मतलब सर्विसेज वो प्रोवाइड करेंगे लोगों को। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर थोड़ा समझने वाली है बच्चों, ठीक है, कि आपको ये देखना पड़ेगा कि कोई भी मूवमेंट जो लास्ट वाले मूवमेंट के साथ प्रॉब्लम हुई थी वो उस वाले नए मूवमेंट के साथ ना हो। तो गांधी जी ने क्या किया, लास्ट मूवमेंट में क्या प्रॉब्लम हुई थी कि लोगों के पास रेवेन्यू नहीं बचा था, पैसा नहीं बचा था। यस सर। उन्हें मजबूरी में गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस से वो ज्वाइन करने पड़े थे। तो Yes, गांधी जी sir. ने क्या किया, गांधी जी ने उस क्लास को अपने बिजनेस इसके साथ जोड़ा, मूवमेंट के साथ, जो कि खर्चा उठा सके चीजों का, राइट। तो खर्चा तो वही उठा सकता है ना जिसके पास पैसा होगा। यस सर। राइट, तो पैसा किसके पास होगा, बिजनेसमैन के पास, क्योंकि उस समय पर और तो कोई क्लासेस होती नहीं थी, ना ही पॉलिटिशियंस का इतना अच्छा वो था होल्ड, और पावर तो ब्रिटिशर्स के पास थी, जो भी रेवेन्यू पावर्स और ये सब थी वो तो बिजनेसमैन के पास थी, ठीक है, या फिर जो Yes, sir. उनके पास थी, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बिजनेस क्लास को अपने साथ जोड़ा। उन्होंने कहा कि भाई पुरुषोत्तम दास ठाकुर हो गए, जीडी बिरला हो गए, आदित्य बिरला ग्रुप वाले, ठीक है, जमशेदजी टाटा, ये इन लोगों को जोड़ा अपने साथ, और उन्होंने कहा कि एक काम करिए, आप कुछ एक ऐसा कुछ इन्वेस्टमेंट का कुछ तरीका अपनाइए जिससे कि इंडिया का जो करेंसी है वो थोड़ा सा मजबूत हो, उसके पास क्या हो कि इंडिया में जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ाइए आप, मतलब बाहर के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको सेल परचेज बंद करिए। तो उसके लिए क्या किया इन्होंने, FICCI यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, ये बनाई 1927 में, ठीक है। ये किस लिए थी, वो जो ज्यादातर कहना चाहिए कि अपने अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए था हालांकि, लेकिन ये बेसिकली ये था कि कोई भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बाहर का ना हो, इंडिया के अंदर ही विद इन द गुड्स प्रोडक्शन भी हो और परचेज भी हो, ठीक है, यानी इंडिया में ही ज्यादा चीजें प्रॉस्पर रहे, ठीक है। यस सर। नाउ कॉजेज ऑफ Yes, sir. ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये फेल क्यों हुआ, ये एक पढ़ने वाली बात है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक नीचे से शुरू करेंगे, इंडस्ट्रियल वर्कर्स डिडंट पार्टिसिपेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पिछले वाले मूवमेंट में क्या हुआ था, लोगों ने अपनी जॉब छोड़ करके और सारी चीजें छोड़ करके इसको ज्वाइन किया था, लेकिन उस चक्कर में काफी नुकसान हो गया था, लोगों के पास खाने पीने को भी नहीं बचा था, ठीक है, और ज्यादा पुरानी बात भी नहीं थी कि लोग भूल चुके हो, 5-10 साल पुरानी बात थी, ठीक है। तो उन्होंने कहा यार ये बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी, तो एक काम करते हैं हम नहीं ज्वाइन करेंगे, तो उनका तो ये क्लियर वो आ गया।
पीजेंट्स की डिमांड्स फुलफिल नहीं हुई थी। पीजेंट्स को लग रहा था कि भाई ना तो रिच पीजेंट्स की ना ही पुअर पीजेंट्स की, दोनों में से किसी की नहीं, ठीक है। तो वो फुलफिल नहीं, Yes, तो sir. उन्होंने कहा, हम दूर रहेंगे। दोबारा जब शुरू हुआ तो उन्होंने ज्वाइन ही नहीं किया। उनको लगा यार ये पहले वाला नौटंकी होगा, वो हो उससे काम नहीं चलेगा। मिलिटेंट एक्टिविटीज जो थी वो उससे बढ़ रही थी। लोग एक दूसरे गुस्सा कर रहे थे, लड़ाई कर रहे थे, लोग छापा मार के लोगों को मार रहे थे, ये सब चीजें कर रहे थे, तो वो भी एक चीज हो गई। आरटीसी फेल हो गई, मतलब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो होनी थी वो फेल हो गई, उसका कोई आउटपुट नहीं निकला। तो जब आउटपुट नहीं निकलेगा तो इंसान क्या करेगा, भाई ठीक है हम वापस जा रहे हैं। और वापस जाने पे क्या हुआ कि लोग बाग ज्वाइन ही नहीं किए, ठीक है। Muslims were off of the movement as they feared Hindu dominance. ये एक्चुअल में मैंने आपको बताया था नॉन कोऑपरेशन में जो प्रॉब्लम शुरू करी थी महात्मा गांधी ने, वो वहीं से फिर आगे बढ़ गई। और दलित ने भी नहीं किया क्योंकि उनको लग रहा था कि अपर क्लास की साइड में कांग्रेस है, ठीक है। वो तो सर कांग्रेस ने उन्हें अलाउड नहीं किया होगा ना, क्योंकि वो हिंदू सनातनीज थे बहुत सारे कांग्रेस में। ऐसा कुछ नहीं बाबू, बस ये है कि हिंदू चल रहा महासभा है। पार्टी ने किया था ना सर, हिंदू महासभा पार्टी ने सर उनको सर मतलब अलग कर दिया था। हिंदू महासभा ने करा था, कांग्रेस ने नहीं किया था ना। कांग्रेस अलग थी बेटा, हिंदू महासभा अलग थी। ओके सर। चलो आगे पढ़ो। तनिष्क पढ़। Sure. Industrial workers. The worker class didn't participate in the movement in large number, as the industrialists had become closer to the Congress. But in some areas, workers participate, adopting ideas of Gandhiji, like first, boycott of foreign goods to oppose against low wages and poor working conditions. Second, railway workers and dock workers went on strike. Third, workers of Chota Nagpur tin mines wore Gandhian caps and took part in protest rallies. The Congress didn't take keen interest in the activities, as they didn't want to annoy the industrialists. So समझाऊं? हाँ बेटा समझा के दिखा, चल देखते हैं। सर जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे सर, वो इसलिए इसमें पार्टिसिपेट ज्यादा नंबर में इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि सर उसमें कांग्रेस से पहले ही जो हमारे क्या कहते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट थे सर, पहले ही उनमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट था। वो पहले ही क्या कहते हैं उसे फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे थे, और सर क्या कहते हैं फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे थे। डेट्स वाई वो सर कांग्रेस से दूर रहने लगे सर अपने आप ही। और सर कांग्रेस ने उन्हें ज्यादा अपनी तरफ से सपोर्ट भी नहीं दिया। अगर सर वो इंडस्ट्रियल क्लास को सपोर्ट करते तो सर वहाँ पे इंडस्ट्रियलिस्ट जो उनका फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे थे वो उनसे दूर होने लग जाते। फिर सर ये एक रीजन था कि उन्होंने मतलब सपोर्ट नहीं किया उन्हें लार्ज नंबर में। लेकिन सर कुछ एरियाज में देखेगा कि वर्कर्स थे सर, उन्होंने मतलब कांग्रेस की साइड रहे वो सर, जैसे छोटा नागपुर टीन माइंस उन्होंने छोटा नागपुर टीन माइंस में उन्होंने गांधीनगर कैप पहनी, और वो भी क्या कह सकते हैं अपने वो बॉयकॉट प्रोग्राम्स वगैरह में ऐड हो गए। और सर जैसे रेलवे वर्कर्स इन्हें भी देखा है कि वो भी स्ट्राइक में ऐड हुए थे कांग्रेस की तरफ से। और सर इनकी जो इन्होंने मतलब एक तरफ से जो इनका भी मूवमेंट का पार्ट था, और सर एक इंडिया की तरफ से भी इनका ये था कि इन्होंने फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट करे थे। और इनकी मतलब पुअर वर्किंग कंडीशन थी वो हटनी चाहिए थी। इनकी जो वर्किंग कंडीशन थी वो इनकी मतलब वो इम्प्रूव होनी चाहिए थी, और इनकी वेजेस थी वो इंक्रीज होनी चाहिए थी। सर मतलब जो इनके पॉइंट्स थे वो सर इनके लिए भी थे। और देखा जाए तो सर जो ये काम कर रहे थे बॉयकॉट प्रोग्राम वगैरह, वो सर कांग्रेस की तरफ भी प्रूफ थे। चलिए ये बहुत अच्छी थी, तूने एक बार ये क्लियर कर दी। और ये सच में समझने वाली बात है कि इंडस्ट्रियल वर्कर्स के साथ जो मैंने पहले भी बोला कि प्रॉब्लम ये था कि उन्हें पहले वाले डर का तो डर था ही, ठीक है। दूसरा क्या था, उनको ये लग रहा था कि भाई अगर हम यहां से छोड़ देंगे तो हमारे मालिक जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज के जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे बड़े बड़े, वो तो पार्टिसिपेट कर रहे थे, राइट। तो अगर वो भी काम चला जाएगा हमारे हाथ से तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। तो ये भी इन्हें एक प्रॉब्लम था। दूसरा पुअर वर्किंग कंडीशंस जो थी उनके पास गरीबी थी, तो वो उसको उतने अच्छे से बायकॉट नहीं कर पा रहे थे, फॉरेन गुड्स या इन चीजों को नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। रेलवे वर्कर्स एंड डॉक वर्कर वेंट ऑन स्ट्राइक, वो ऑलरेडी स्ट्राइक पर थे, ठीक है। चलिए पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन के बारे में पढ़ेंगे। तो पार्टिसिपेशन वुमेन कौन पढ़ेगा? वैभव विशाल तू पढ़ चल। Participation of women. Women participated in large numbers.
They took part in protest marches, manufactured salt, picketed foreign clothes and liquor. Many went to jail. The women from rich families and high castes began to see service to the nation as their sacred duty. Gandhiji believed that it was the first duty of women to look after homes and be good mothers and good wives. Therefore, they were not allowed to hold any important position of authority working class. विशेष चल बता। सर वुमेन सर मतलब बहुत लार्ज नंबर में पार्टिसिपेट किया था सर, मतलब सिविल डिसोबीडियंस के अंदर। एंड सर बहुत सारे जेल भी चली गई थी, और सर कुछ ने सर मतलब सॉल्ट को मैन्युफैक्चर किया था सर, लॉज तोड़े थे सर, मार्च वगैरह निकाले थे। एंड सर उन्होंने सर मतलब पूरा साथ दिया था गवर्नमेंट का। एंड सर जो मैन वगैरह सर उनका सर मतलब टक्कर के साथ मतलब पूरा पार्टिसिपेट किया था। एंड सर वो ड्यूटीज को बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रही थी। तो गांधी जी कहते हैं कि सर मतलब वो घर पे सर मतलब अपना देखभाल करें बच्चों के, लेकिन तब भी सर वो मतलब पार्टिसिपेट कर रही थी। देखो क्या होता था ना, एक गांधी जी का लॉजिक ये था, गांधी जी ये चाहते थे कि भाई फैमिली जो है वो भी सरवाइव करनी चाहिए, क्योंकि अगर घर का मैन जो है वो बाहर प्रोटेस्ट में है और बीवी भी आ गई साथ में, तो बच्चे कौन देखेगा, राइट? तो बच्चों की देखभाल नहीं हो पाएगी, तो बच्चों की देखभाल नहीं हो पाएगी, बच्चों की एजुकेशन तो वैसे भी खराब हो रखी है, ऊपर से अंग्रेजों ने वाट लगा रखी है देश की, तो हालत खराब हो जाएगी, पढ़ोगे नहीं तो क्या होगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर हस्बैंड मेरे साथ आ रहा है तो वाइफ घर पे रहे, ठीक है, ये वाला सीन था। और फिजिकली फिट जो देखा जाए तो कंपेयर, फिजिकली फिट तो मैं शायद गलत वर्ड कह रहा हूं, फिजिकली स्ट्रांग वो शायद ज्यादा मेल होता है कंपैरेटिवली वुमेन के। मतलब ऐसा नहीं कि सारी वुमेन जो है सारे आदमियों से कमजोर होती हैं। अब वो रेसलर जो होती हैं वो तो भाई पतले दुबले आदमी को तो कूट ही देंगे अच्छे से। यस सर। इंडियन वुमेन इतनी रेसलर्स होती नहीं थी ना, हाउस वाइफ होती थी। तो उनका लॉजिक ये था कि भाई ज्यादा सर्विंग कौन कर पाएगा मेरे साथ, मेल कर पाएगा। तो वुमेन का ये था कि भाई घर पे रहो, अपने परिवार की देखभाल करो, ठीक है, ये था। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की जो लिमिटेशंस थी वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हम थोड़ा हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, ये थोड़ा सा हम अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है। Several sections of society were not moved by the concept of स्वराज। बहुत सारे सोसाइटी मेंबर्स ने ये जो स्वराज का कॉन्सेप्ट था ना, ये उनको पसंद नहीं आया, उनको लगा ये हमारी बात नहीं है, उनको लगा पता नहीं क्या करेंगे, हमें क्या होगा, हमें क्या मिलेगा, हमारा क्या मतलब होगा इस सबसे। तो वो उससे उतना कनेक्ट नहीं कर पाए। तो उन्होंने क्या किया, कैसे किया, जो हम ऊपर पढ़ रहे थे, जो बात कर रहे थे, हर हर महादेव। तो ये जो भी कॉन्सेप्ट था वो उससे कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे। तो क्या क्या चीजें थी, वो कैसे टैकल की गई, नहीं टैकल की गई, क्या हुआ, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारा माही नागर, इशिका। सर मैं पढ़ूं? आदित्य भी नेक्स्ट पर पढ़वाऊंगा तेरे को, रुक जा। ओके सर। गौरव। यस सर। पढ़ेगा? यस सर। चल पढ़। What were the limitations of civil disobedience movement? Several sections of society were not moved by a concept of Swaraj. First, untouchables or Dalits. Congress had ignored the Dalits for fear of offending the high caste Hindu, but Gandhiji believed that Swaraj can't be attained without eliminating untouchability. He called the Harijans child of God. He organized satyagraha to give them entry into temples, access to public wells, tanks, roads, and schools. He himself cleaned toilets to dignity, the work of sweepers. Dalit leaders were demanding reserved seat in the educational institution and separate electorates for membership into the legislative council.
For example, B.R. Ambedkar organized Dalits into depressed class association in 1930. He clashed with Mahatma Gandhi in second roundtable conference by demanding separate electorates for Dalits. British accepted Ambedkar's demand, but Gandhiji began to fast um, unto death. He believed that separate electorate for Dalits would slow down the process of their integration into the society. Ultimately, Ambedkar accepted Gandhiji's position and Pune Pact was signed into 1932. According to this pact, the Dalit or depressed classes were given a reserved seats in central and provincial legislative councils, but they were to be voted by the general electorate and not separate electorate. सर आगे भी सर आगे भी कर रहे हैं कंटिन्यू नहीं बेटा नहीं बस इतना ही। कौन बताएगा इसका मीनिंग? चलो बताओ। हाँ मुझे पता है, तू तो बता देगा, रुक जा। आर्यन पाठक, तनिष्क, और कोई बच्चा? आर्यन तागी, त्यागी, यस सर। ट्राई करेगा? सर मैं बीच में ना चला गया था सर अभी। हाँ मुझे पता है तुम लोग शैतानी में हो नंबर 1। रुक जा। अच्छा देखते हैं। अश्मित, यस सर। करेगा इसको? यस सर, कैसे समझाता हूँ चल। सर यहाँ पे ये है कि जो कांग्रेस थे उन्होंने अनटचेबल्स को मतलब दूर नहीं किया, उनको भी अपने साथ रखने की मतलब कोशिश करी थी, बट वो हिंदूज की वजह से डर गए थे। बट गांधी जी ने हेल्प की थी, तो उन्होंने क्या किया था, दलित्स को अनटचेबिलिटी ये सब ना कहते हुए हरिजन्स कह दिया था, मतलब चिल्ड्रन ऑफ गॉड ये सब। तो उन्होंने मतलब उनकी हेल्प की थी, उनको टेम्पल्स में एंट्री अलाउ की थी, मतलब और जो चीजों ने मना थी जैसे पब्लिक कॉमन्स, तो उनको वो अलाउ कहता कि तुम भी अब वो यूज करो। और मतलब और सोसाइटी को दिखाने के लिए कि वो नीचे नहीं है, तो उन्होंने खुद भी एज अ स्वीपर वर्क ये सब किए थे, टॉयलेट क्लीन किए थे, और उन्होंने रिजर्व सीट्स की भी मतलब डिमांड मांगी थी, ये सब किया था। और जब बी आर अम्बेडकर डिप्रेस क्लास एसोसिएशन के साथ भी ऑर्गेनाइज कर रहे थे, तब उन्होंने मतलब आई थिंक हेल्प की थी। तो जब सेकेंड राउंड टेबल में वो दोनों बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी मिले थे, तो जब बी आर अम्बेडकर ने कहा कि सेपरेट इलेक्टोरेट से ये सब करो, तो गांधी जी ने ऐसा सोचा कि फिर सोसाइटी डिवाइड ना हो, तो उन्होंने अम्बेडकर की बात को ना मानते हुए फास्ट पे रखने को कहा जब तक उनकी डेथ ना हो जाए, इस टाइप का। तो फिर अम्बेडकर उनकी फिर बात को समझा कि सोसाइटी से और ही स्लो हो जाएगी, तो फिर उन्होंने पूना पैक्ट साइन किया। इसमें ये था कि उनको भी अब रिजर्व सीट्स मिलेगी, बट ये नहीं होगा कि वो बिल्कुल अलग सा होगा, उनकी जनरल होगी। देखो ये एक बहुत ही ज्यादा कहना चाहिए फ्यूचर फॉरकास्टिंग विजन था महात्मा गांधी का, लेकिन हालांकि उसे बाद में वो रोक नहीं पाए, और मे बी शायद वो तब तक जिंदा नहीं बचे थे, इसलिए भी एक उसका रीजन है। तो मुझे लगता है कि इट वाज वन ऑफ द बेस्ट डिसीजंस ही ट्राइड, लेकिन वो एक्चुअल में पूरा ठीक से उसे लागू नहीं कर पाया, इंप्लीमेंट नहीं हो पाया, वो चीजें बिगड़ती चली गई। हुआ क्या कि कांग्रेस ने ऐसा सोचा कि अगर हम दलित्स को पार्टी में आगे बढ़ाएंगे या चीजों कराएंगे, उनको कनेक्ट करेंगे, तो हाई कास्ट हिंदू कहीं नाराज ना हो जाए। हालांकि ऐसा होता नहीं, बट स्टिल उनके दिमाग में जो था। गांधी जी ने क्या विश्वास किया? गांधी जी कहते थे कि भाई अगर ऐसा होना है ना, अगर हमें स्वराज करना है तो हमें इकट्ठा होना पड़ेगा, हमें एक होना पड़ेगा। हमारे दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि कोई हाई कास्ट का है, कोई लो क्लास का है, कोई इस रिलीजन का है, कोई उस रिलीजन का, हमको सबको एक होना पड़ेगा। ठीक है, तो उन्होंने ये बोला। उन्होंने क्या नाम दिया दलित्स को? हरिजन, यानी हरि के लोग, ईश्वर के लोग। ठीक है, यहाँ पे चिल्ड्रन ऑफ गॉड लिखा है, हरिजन मतलब भगवान विष्णु के लोग, हरि समझते ना, हरिजन उनको बोलते हैं। उन्होंने सत्याग्रह कराए, उनको बोला कि आपको इनको एंट्री दीजिए टेम्पल्स में, पब्लिक वेल्स के कुएं जो होते हैं उनको एक्सेस कराया, उनको बोला टैंक्स पे, रोड्स पे चलने दो, इनको स्कूल्स में इनकी एंट्री कराओ। उनको बेसिकली उनको सारी चीजों में नॉर्मल लाइफ जीने के लिए उन्होंने सत्याग्रह किए।
यहाँ तक कि उन्होंने खुद से टॉयलेट्स क्लीन किए ताकि उससे जो स्वीपर्स का जो जॉब है वो डिग्निफाई हो जाए। ठीक है, दलित लीडर्स क्या कह रहे थे? दलित लीडर्स कह रहे थे कि उनको रिजर्व सीट्स मिले एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में, इलेक्टोरेट उनको सेपरेट मिले, ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल में। अब यहां पर थोड़ा सा हमें समझना होगा बच्चों, क्या हुआ कि मॉन्टे, क्या नाम था, मॉर्ले मिंटो, ये एक सुधार हैं, कुछ रिफॉर्म्स हुए, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। उसमें क्या हुआ, मुस्लिम्स को लेकर के सेपरेट इलेक्टोरेट कर दिया गया, और उसके बाद मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड का एक रिफॉर्म आया, उसमें अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग से रिफॉर्म्स कर दिए, सिख्स के लिए, क्रिश्चियंस के लिए, नॉन रेजिडेंट इंडियन के लिए, एंग्लो इंडियंस के लिए, क्रिश्चियंस के लिए, उसमें दलित्स को भी ऐड कर दिया। उन्होंने कहा इनके लिए भी हम स्पेशल रिजर्व्स करेंगे, सीटें रिजर्व कर देंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल में अलग से, ठीक है, और इनको हम एजुकेशन इंस्टीट्यूट में, ये सब चीजें उसमें पूरा बोला गया। गांधी जी का सीन ये था कि गांधी जी ने इस बात को माना नहीं, उन्होंने साफ मना कर दिया। उधर बी आर अम्बेडकर जो थे, उन्होंने एक डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन बनाया 1930 में, और उसने मांग की कि भाई हमको सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए, यानी कि एक ऐसा राज्य जहां हम अपनी खुद की सरकार चला सके, यानी वो सरकार सिर्फ दलितों की होगी, दलितों के द्वारा बनेगी और दलितों पे ही उसके रूल्स काम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मुस्लिम लीग ने कहा कि हमको एक स्पेशल इलेक्टोरेट चाहिए मुस्लिम्स के लिए, जहां पर मुस्लिम्स के ही लॉ बनेंगे, मुस्लिम्स ही उन्हें चलाएंगे और मुस्लिम की ऊपर ही वो काम करेंगे, राइट। तो वो गांधी जी ने कहा कि ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि भाई आप एक रिलीजन में ही थोड़ी ना फ्रिक्शंस बार बार पैदा कर सकते हो। वो कह रहे हैं कि मैं इन फ्रिक्शंस को कम कर रहा हूं, तुम इन्हें बढ़ाना चाह रहे हो, तो ये सही नहीं है। तो सेकेंड राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंस जिसमें गए थे, उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट की जो मांग की थी, उन्होंने बोला कि नहीं, ठीक है, ये इस तरह से नहीं चलेगा। ब्रिटिश एक्सेप्टेड अंबेडकर्स डिमांड बट गांधी जी बिगेन टू फास्ट ऑन टू डेथ। मतलब अंबेडकर ने तो कह दिया कि हमको सेपरेट इलेक्टोरेट दिलवा दो, लेकिन गांधी जी ने कहा ठीक है, अगर तुम इनको दिलवाओगे तो मैं जा रहा हूं, आमरण अनशन करूंगा, मैं जब तक भूखा रहूंगा तब तक मर नहीं जाऊंगा, या तो वापस लो। He believed that separate electorate for Dalits would slow down the process of their integration into society. Obviously, अगर आप किसी चीज में अलग, अगर आप किसी व्यक्ति के साथ रहते हो एक घर में, तो थोड़े दिन तक झगड़े होंगे ऑब्वियसली, लेकिन धीरे धीरे करके एक सामंजस्य बन जाता है। लेकिन अगर आप अलग अलग शहरों में रहने चले जाओ तो फिर वो लड़ाई हमेशा के लिए हो जाती है, आप बात ही नहीं करोगे, तो एक वो अंदर तक घुस जाती है ये चीज कि भाई हमारा आपस में मेल नहीं हो सकता। तो एक अच्छा उनका विजन था, लेकिन वो हालांकि पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाया। अल्टीमेटली अंबेडकर एक्सेप्टेड गांधीजी's पोजीशन एंड पूना पैक्ट वाज साइंड इन 1932। ये बहुत इंपॉर्टेंट पैक्ट था। अकॉर्डिंग टू दिस पैक्ट, दलित्स और डिप्रेस्ड क्लास वर गिवन रिजर्व्ड सीट इन सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, बट दे वर नॉट टू बी वोटेड बाय जनरल इलेक्टोरेट एंड नॉट दे वर टू बी वोटेड बाय जनरल इलेक्टोरेट एंड नॉट सेपरेट इलेक्टोरेट। क्या हुआ, उन्होंने कहा ठीक है, हम आपको सीट्स तो दे देंगे, लेकिन वोटिंग जो आपके लिए होगी वो जनरल वोटिंग होगी। ये नहीं है कि सिर्फ दलित ही वोट कर पाएगा आपको, वो सीट दलित हो गई। फॉर एग्जांपल, अभी आपने देखा होगा कुछ इलेक्शंस होते हैं तो कोई कोई सीट जो है वो दलित डिक्लेयर की जाती है, एससी डिक्लेयर की जाती है। सर 84 एंड 47 84 एससीज का डेटा और 47 एसटीज का, एसटी के लिए। सर एज पर 1 सितंबर 2012 और 27 ओबीसी और 27% के आसपास ओबीसी के लिए। वो तो ऑब्वियसली जैसा है वैसा ही है, 50% के आसपास, 49.5, ठीक है। तो उतनी सीट्स जो हैं इन्होंने कहा कि ठीक है, हम आपको दे तो देंगे सीट्स, तो आप चलो ठीक है, आपको कह दिया भाई ठीक है, आप किसी सीट पे वही बंदा खड़ा होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि उसे सिर्फ दलित ही लोग वोट करेंगे, नहीं, टोटल लोग वोट करेंगे। अब वो जिताएं उसे या ना जिताएं, हाँ इतना जरूर है कि कोई ना कोई दलित जरूर जीतेगा उस सीट पे से, क्योंकि अगर मान लीजिए 5 लोग खड़े हो रहे हैं और पांचों के पांचों दलित ही हैं, तो चाहे कोई भी जीतेगा तो दलित ही ना, और तुम्हें तो दलित से मतलब है, तुम्हें इससे तो मतलब नहीं है ना कि कौन वोट कर रहा है उसको, ठीक है। तो उनको ठीक है, बोला कि ठीक है चलो ठीक है। तो यहां से फिर वो रिजर्वेशन का प्रोसेस शुरू हुआ कि ठीक है, आप हमको हर जगह में रिजर्वेशन चाहिए। तो उस तरह से धीरे धीरे चीजें फिर रिजर्वेशन, तो उन्होंने शुरुआत तो सही की थी, अप्रोच तो उनकी सही थी कि भाई हम स्पेशल अगर किसी को अलग कर देंगे
तो फिर वो हमेशा के लिए गैप आ जाएगा। सोच तो उनकी बिल्कुल सही थी, लेकिन वो उस चीज को हमेशा के लिए अच्छे से अंबेडकर को सही से परस्यू नहीं कर पाए इस बात के लिए कि भाई क्यों लड़ाई करवा रहे हो तुम भाई भाइयों में, ये वाली चीज वो कभी भी नहीं करवा पाए। हालांकि अंबेडकर जी का भी एक पॉइंट ये सही था कि ठीक है कुछ समय के लिए इनको स्पेशल प्रिविलेज मिलेगी तो शायद ये आगे बढ़ जाएंगे, तो फिर ये चीजें सही हो जाएंगी, लेकिन वो उस तरह से चला ही नहीं और ये पूरा मुद्दा एक पॉलिटिक्स बन करके रह गया इंडिया में। सर मतलब जब अम्बेडकर ने तो स्टार्टिंग नहीं कहा था ना कि थोड़े सालों के लिए इनको ऐसा करो, फिर इनको इक्वल मानना है, ऐसे कोई सेपरेट मत करना, बट वो आज तक मान गया और अभी भी चल ही रहे रिजर्व। सर वो टेम्पररी होना चाहिए था लेकिन परमानेंट हो गया। अब परमानेंट हुआ तो नहीं है, तो अभी भी टेम्परेरी, लेकिन वो हर बार बढ़ा दिया जाता है 10 साल के लिए, ऐसा हो रहा है। सर हाँ यहाँ पे से गवर्नमेंट ने उनकी डिमांड क्यों मानी लेकिन बी आर अम्बेडकर की? क्यों मानी? क्योंकि वो तो चाहते थे ना कि जितना लोग टूटे हुए रहेंगे, अलग अलग रहेंगे। उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट क्यों करा किसी भी इंसान के लिए? क्योंकि वो दिखाना चाहते कि देखो हम तुम्हारे भले हैं। फॉर एग्जाम्पल इस क्लास में से अगर मैं लक्ष्मी नगर के बच्चों के लिए कहूं कि तुमको तो मैं स्पेशल नोट्स दूंगा, लेकिन मैं यमुना विहार के बच्चों को नहीं दूंगा, या यमुना विहार के बच्चों को बोलूं कि उनको दूंगा उनको नहीं दूंगा, तो दूसरों को बुरा लगेगा ना, आपस में कभी मिलकर नहीं रह पाओगे, इसलिए। ओके सर, ठीक है, चलो पढ़ो बेटा। आदित्य हाँ पढ़ दे। Muslim political organizations. Muslims felt alienated from the Congress after the decline of the Khilafat movement. This was because Congress was openly associated with the Hindu religion group like Hindu Mahasabha. Hindu-Muslim rights were seen in various cities. The main reason of conflict was over the question of representation in the future assemblies to be elected. Muhammad Ali Jinnah was ready to negotiate, but M.R. Jayakar of Hindu Mahasabha strongly opposed these efforts at all-party conference in 1928. The Muslims considered themselves to be minority and were afraid that their identity would be lost under a Hindu majority. अब देखो यहां पर भी वही चीज हुई है। ठीक है, अगर गांधी जी इसको सही से टैकल कर जाते शुरुआत में, जब मैंने बोला था खिलाफत मूवमेंट के टाइम पर, तो फिर चीजें उतनी खराब नहीं होती। लेकिन अगेन वही बात है, उन्होंने उसको उस तरह से नहीं दिखाया और दो रिलीजन की तरह से उन्होंने दिखाया कि तुम अलग रिलीजन तुम अलग रिलीजन हो, लेकिन दोनों मिलकर के इनको हरा दो। अगर वो ये दिखाते कि इंडिया तुम दोनों का कंट्री है और तुम दोनों मिलकर कह रहा हो, रिलीजन क्या होता है? रिलीजन कुछ नहीं होता। रिलीजन से क्या मतलब है? ये तो रिलीजन पे थोड़ी ना राज कर रहे हैं, ये तो पूरे कंट्री पे राज कर रहे हैं ना। तो कंट्री तुम दोनों का है तो दोनों मिलकर हराओ। वो वाला सीन नहीं उन्होंने किया। मुस्लिम्स को लगा कि भैया कांग्रेस ने जो खिलाफत मूवमेंट खत्म होने के बाद हमको एक साइड में कर दिया है, क्योंकि बेसिकली देखा जाए तो ज्यादातर कुछ लोग जो ऐसे थे वो कुछ लोग ऐसे थे जो कि काफी ज्यादा खास तौर से हिंदूज ही थे, उसमें मेजर जो मेजोरिटी थी वो हिंदू की थी। प्लस वो ऐसे ग्रुप्स के साथ मिलने लगे जैसे हिंदू महासभा, ठीक है, और उसकी वजह से अलग अलग सिटीज में ना मुस्लिम्स हिंदूज राइट्स होने लगे थे। ठीक है, तो वो सब चीजें उनको लेकर के वो उनको लग रहा था कि जैसे मोपला में बहुत खतरनाक विद्रोह हुआ था, मोपला में मुस्लिम्स ने हिंदूज को बुचर कर दिया था बहुत ज्यादा वहां पर, तो एक वो काफी खतरनाक विद्रोह था। तो ये सब चीजें सही नहीं थी मेरे हिसाब से। मेन रीजन of the conflict was over the question of representation in the future assemblies to be elected. अब फिर वही बात आ जाती है कि फ्यूचर में जब नई असेंबली बनेगी, नए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा और अगर हम फ्री होंगे तो हमारा क्या स्थान होगा उस नए इंडिया में? मुस्लिम्स कहाँ रहेंगे? मुस्लिम से क्या रहेगा? क्या ये हिंदू कंट्री बन जाएगा या फिर कैसे रहेगा? मोहम्मद अली जिन्ना नेगोशिएट करने के लिए रेडी थे, लेकिन मिस्टर जयकर ऑफ हिंदू महासभा स्ट्रांगली अपोज किया उनके सारे एफर्ट्स को कि भैया हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। वो चाहते थे कि हमको स्पेशल सीट मिले, स्पेशल प्रिविलेज मिले, मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा, और हमको जैसे कि एक डायरेक्ट इलेक्टोरेट, सेपरेट इलेक्टोरेट मिले हमें, जैसे कि हमें अंग्रेजों के यहाँ मिल रहा है। हिंदू महासभा वाले ने कहा कि नहीं भाई, ये कंट्री सबका है तो सबको जनरल सीट्स मिलेंगी, कोई भी खड़ा हो जाओ, कोई भी जीतो या कोई भी हारो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, किसी के लिए स्पेशल सीट्स नहीं होंगी रिलीजन के नाम पर। Muslims considered themselves to be a minority and were afraid of their identity would be lost under a Hindu majority. उनके लॉजिक ये था कि अगर हम इतने कम परसेंट हैं और अगर हमें हिंदू मेजोरिटी में अगर रखे गए तो हम लोग खत्म हो जाएंगे पूरी इंडिया से।
हालांकि ऐसा बिल्कुल भी सही नहीं था, जो कि अगर हम देखते हैं तो परसेंटेज के हिसाब से तो दे वर वेरी स्मॉल परसेंटेज एट द मोमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस, और अब वो लगभग 30% के आसपास हैं। तो इट वाज ऑल जस्ट अ फेक प्रोपेगेंडा ऑफ मुस्लिम लीग, क्योंकि वो चाहते थे कि हमको सेपरेट या तो कंट्री मिल जाए या फिर जैसा भी कुछ उनके पर्सनल जो थॉट प्रोसेस था उस तरह से वो चल रहे थे। सर जो दलित्स थे वो मुस्लिम से कम थे, ज्यादा थे तब? बेटा उस समय पर जो जनगणना हो रही थी वो कास्ट बेस पे नहीं हो रही थी, तो हम ऐसे नहीं कह सकते कि दलित्स कितने थे, मतलब कौन से ज्यादा थे। और सर खलीफा का कंक्लूजन क्या निकला लास्ट में कि ओटोमन एम्पायर हुआ क्या फिर वहां पे टर्की में? खत्म हो गया। अरे अगर आप कोई कंट्री हार गया तो अगर ऑटोमन टर्की एम्पायर ही नहीं बचा तो खलीफा कहां से आ गया? हालांकि टर्की में उसे एक पोस्ट को रखा बनाया गया, जब टर्की एज अ कंट्री बना तब भी उन्होंने उस पोस्ट को बना के रखा है, ठीक है। और आज भी वहां खलीफत का वो माना जाता है, लेकिन वो उस तरह से नहीं बचा जिस तरह से वो पहले रहा था, मतलब एज अ कंट्री हेड नहीं बचा वो वहां पर, उतना पॉलिटिकल पावर उसको उधर नहीं बच रहा था जैसे एक समय पर था पूरी दुनिया में, ठीक है। ओके सर। How did the feeling of nationalism or a collective belonging develop among different communities? कैसे ये नेशनलिज्म की फीलिंग आई, कैसे लोगों के अंदर ये कलेक्टिव बिलोंगिंग की फीलिंग आई अलग अलग कम्युनिटीज के बीच में, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। कौन बच्चा पढ़ेगा बताओ? सर वो रोमांटिसिज्म वाला ही थोड़ा सा टॉपिक आ गया। हाँ बिल्कुल 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 वही वही वही। अश्मित? यस सर। पढ़ेगा बेटा? How did the feeling of nationalism or a collective belonging develop among different communities? A sense of collective belonging came about through experience of a united struggle, cultural process which included fiction. Vande Mataram was a hymn written by Bankim Chandra Chatterjee in his famous novel Anand Mat, which created a visual image of Bharat Mata. It was widely sung during the Swadeshi movement in Bengal. Painting of Bharat Mata was made by Abanindra Nath Tagore. In this image, Bharat Mata is shown as an ascetic figure. Sir, calm होगा ना यहाँ पे तो calm, composed, divine and spiritual. ये काम एक्चुअली वो गलती से वो क्लैम लिखा। Okay, sir. Devotion to this figure came to be seen as evidence of one's nationalism. Folklore and songs. Nationalism also developed through revival of folklore. Several bards toured the villages to collect folk songs and legends. These tales gave a true picture of the culture of India. Example, Natesa Shastri published 4-volume collection of Tamil folk tales called The Folklore of South India. Icons and symbols. Symbols were used by the national leaders to inspire a feeling of nationalism. Example, during the Swadeshi movement, a tricolor flag was designed with red, yellow, and green color. It has 8 lotus representing 8 provinces of British India and a crescent moon representing Hindus and Muslims. Later, Gandhiji designed a new tricolor flag with red, green, and white color and a chakra in the center representing self-help. Flag was used during marches as a symbol of defense. सर आप थोड़ा सा नीचे कर दीजिए। पहले यहाँ तक सर वहां पे चरखा होना चाहिए ना चक्र की जगह। हाँ वो गलती से वो मिसेस पेल्ट है। एक काम करते हैं तो लो यहां तक पहले समझ लेते हैं फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। एक कलेक्टिव बिलोंगिंग, जैसा कि हमने देखा था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में रोमांटिसिज्म आगे बढ़ा था, क्या क्या चीजों से आगे बढ़ा था, वही सारी चीजें यहां पर भी हुई। जैसे एक कल्चरल प्रोसेस को इंक्लूड किया गया और एक यूनाइटेड स्ट्रगल को एक्सपीरियंस करा गया, मतलब लोगों को एक एकजुटता की बात की गई। और सर वहाँ पे पोएम्स और सॉन्ग्स के थ्रू, जैसे कैरोल क्रिपिंस्की के ओपेरास के थ्रू जो है पोलैंड में सर वहाँ पे जो है मोजोर्का और पोलोनेस को नेशनल सिंबल बनाया था। और बाकी जोहान गॉटफ्राइड हर्डर ने भी वहाँ पे कहा था कि कॉमन पीपल के कल्चर से ही हमें जो ये कॉमननेस है वो उसे डेवलप करना है, और इसमें फोक सॉन्ग, फोकलोर्स और रीजनल डायलेक्ट्स जो है ये ज्यादा, रीजनल आर्ट ज्यादा इम्पोर्टेंट है इसमें। ये सब और सर उन्होंने डास वॉल्फ कहा था कॉमन पीपल को। सर वोल्फ जिस्ट ये सब कंट्री के लिए था। चलो तो वो पॉइंट समझ में आ गया। तो वैसे ही यहाँ पर भी हुआ है। वंदे मातरम वाज अ हाइम रिटन बाय बंकिम चंद्र चटर्जी, हिज फेमस नोवेल फ्रॉम आनंद भट्ट।
वहां पर क्या हुआ, उन्होंने एक विजुअल इमेज बना दी भारत माता की। अब तक एक कंट्री था, उसको एक एज अ रिलीजन जोड़ दिया कि हमारे ये माता है, हमारा इनसे कनेक्शन है, हम यहाँ पैदा हुए, इनके बेटे हैं, तो हमारा एक काम बनता है कि अपनी माँ को ये जो गुलामी की दास्ता है इससे मुक्ति दिलाना। ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट में ये पूरे अच्छे से गाया गया, खासतौर से बंगाल में, क्योंकि पहले स्टार्टिंग में बांग्ला में ही लिखा था। ठीक है, फिर पेंटिंग्स के बारे में बात की तो आनंद मठ में जो मूवी जो ये सोचा गया था इमेज, तो उसको अवनींद्रनाथ टैगोर इन्होंने उसको पेंट किया। ये भारत माता जो एक काफी एक एस्थेटिक फिगर थी, बड़े काम फेस, कंपोज्ड, डिवाइन, स्पिरिचुअल, उनकी फीलिंग मतलब देखने में लगता था कि एकदम गॉडली इमेज थी वो। ठीक है, और लोगों के अंदर उसको देख करके ना एक ऐसा आया कि यार ये हमारी माँ है, इसके लिए तो हमें करना ही पड़ेगा यार, ये तो हमारी सबकी, तो कलेक्टिव बिलोंगिंग वाली फीलिंग आई। प्लस फोकलोर्स और सॉन्ग्स के बारे में बात की गई, तो नेशनलिज्म ने एक चीज बड़ी अच्छे से सीखी कि वो जो गांव के जो छोटे शहर थे, जो छोटे गांव थे, उनमें जो फोक सॉन्ग्स वगैरह गाए जाते थे, तो उसको हम लोगों ने, उस लैंग्वेज को हम लोगों ने मतलब इन लोगों ने कैच किया, और उस हिसाब से उसमें एक नया एक कहानियां, छोटी छोटी कहानियां, किस्से और इस तरह की पोएम्स उसके थ्रू आगे उन्होंने बढ़ाया। ठीक है, जैसे खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। अब ऐसे करके अगर फ्रीडम फाइटिंग वाली बात होगी तो इंसान सोचेगा ना कि क्या करना है, कुछ करके दिखाते हैं, समझ रहे हो? तो वो वाली चीज उन्होंने किया। और नाट्येश्वर शास्त्री ने 4 वॉल्यूम बनाए तमिल फोकलोर्स के, और जिनको हम कहते हैं फोकलोर्स ऑफ साउथ इंडिया। ठीक है, 4 वो किए गए। प्लस आइकॉन से सिंबल्स की बात की गई, तो सिंबल्स जो यूज किए गए थे वो काफी ज्यादा नेशनलिज्म की फीलिंग दिए हुए थे। जैसे स्वदेशी मूवमेंट में ट्राइकलर शुरू किया गया है, जिसका एक रेड कलर था, येलो कलर था और ग्रीन कलर था, जिसमें 8 लोटस थे, जिन्होंने 8 प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड क्रेसेंट मून रिप्रेजेंटिंग हिंदूज एंड मुस्लिम। ठीक है, तो वो काफी ज्यादा उन्होंने उसमें साइंस दिए गए थे। गांधी जी ने भी बाद में एक ट्राई कलर बनाया जिसमें ग्रीन और व्हाइट कलर था। ठीक है, और उसमें एक चरखा, वो ये चक्रा नहीं, चरखा है, इन द सेंटर ऑफ रिप्रेजेंटिंग सेल्फ हेल्प, वो उन्होंने वो लगाया था। और इस तरह के अलग अलग मार्चेस जब निकलते थे, इस तरह के फ्लैग्स उसमें होइस्ट करे जा रहे थे और वो लेके चल रहे थे उसमें। ठीक है, हिस्ट्री के बारे में भी पढ़ेंगे, तब इसमें आगे समझेंगे। पढ़ दे बेटा। Yes, sir. History. The reinterpretation of history was done to create a feeling of nationalism. The Indians began looking at past to discover India's great achievements. The ancient period was viewed as the glorious period in all aspects of life. The period when India was colonized was viewed as a period of decline. When ancient Hindu past was glorified, the other communities felt left out. हिस्ट्री के बारे में बात की गई कि पुराने जमाने में हम लोग कितने अच्छे थे। देखो, वो अशोक था, चंद्रगुप्त मौर्य था, उन्होंने मिल करके देश को ऐसे बचाया, यहाँ ऐसे बचाया, पृथ्वीराज चौहान, और ये वो इनकी पूरी कहानियां बताई गई। गुप्ता डायनेस्टी के बारे में बात की, मतलब पुराने जमाने की विक्रमादित्य के टाइम का भी पीरियड। हाँ, विक्रमादित्य हो गया, या कोई भी साइंस और मैथमेटिक्स की भी अचीवमेंट्स बताई गई। फिर बताया गया कि हम देखो कितने बड़े विश्व गुरु थे। एक समय पर हमने आर्यभट्टा थे, हम लोगों ने जीरो दिया, हम लोगों ने डेसिमल दिया, हम लोगों ने साइंस में इतना तरक्की की। ठीक है, तो वो सारी बातें, ताकि लोग एक साथ हो जाए, जुड़े। ठीक है, क्योंकि भाई अगर देखा जाए तो आर्यभट्टा तो सबके ही है ना, ऐसा तो नहीं कि नहीं वो सबके नहीं है। ठीक है, वो तो इंडिया में पैदा हो जाए भी हो, तो सबको बोला गया। सबके। ठीक है, उधर अगर हम देखें तो एंशिएंट हिंदूज का जो पास्ट था वो काफी ज्यादा वो था, ग्लोरीफाई था। ठीक है, तो अदर कम्युनिटीज को हालांकि थोड़ा सा लेफ्ट आउट लगा कि भाई यहाँ पे, लेकिन चूंकि ये कंट्री एज ए हिंदू कंट्री था स्टार्टिंग में, तो भाई जब तक मुस्लिम्स नहीं आए, जब तक यूरोपियंस नहीं आए यहाँ पर, तो मेजोरिटी रिलीजन तो हिंदू ही था यहाँ पर। तो भाई अगर एक घर में 100 हिंदू रहेंगे तो 100 के 100 जो में से कोई ना कोई तो वीर राजा बनेगा, और वो जो राजा बनेगा तो वो हिंदू ही तो होगा, चाहे जो भी बन जाए 100 में से। तो यही बात थी। तो उस समय ज्यादातर जितने भी थे वो सब वही थे, तो इसलिए तो पास्ट काफी रिच था इंडिया का, तो बाकी लोगों को थोड़ा लेफ्ट आउट लगा, लेकिन स्टिल बहुत बड़ी कम्युनिटी थी हिंदूज की, तो उन्हें कनेक्ट एक दूसरे से कनेक्ट करवाना जरूरी था, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात की गई। ठीक है, नेशनल स्ट्रगल के पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। सर, हाँ सर, चटर्जी थे, उन्होंने भारत माता की ड्राइंग बनाई, तो इन्होंने पहले किसी कंट्री में देखा था ऐसा कि वहां पे भी ऐसा बना रहे थे? ड्राइंग नहीं बनाई भारत माता की,
इमेज उन्होंने वर्ड्स के थ्रू ड्रॉ की इमेज, और ड्रॉ जो उन्होंने पेंटिंग जिन्होंने बनाई थी वो अविनाश टैगोर थे। ये रविंद्रनाथ टैगोर के भाई या भतीजे ऐसे कुछ रहे, या वो इनके भतीजे रहे, ऐसे कुछ था, मतलब रिलेशन में थे। ठीक है। तो सर इसने जिन्होंने भी मतलब जैसे उन्होंने भी बनाई सोचा था ऐसा, तो पहले उन्होंने किसी कंट्री में ऐसा देखा था या फिर उनकी अपनी इमेजिनेशन थी? नहीं, देखा तो था ही, लोग पिक्चर के थ्रू कनेक्ट करते हैं। याद करो आप, उसमें भी एक पिक्चर थी स्टार्टिंग में, फ्रेंच रेवोल्यूशन में, देखी थी? यस सर। यस सर। तो वैसा ही कुछ सर था। उसमें मैरियान, क्रिश्चियन मैरियान। हाँ। और सर जर्मनी में जर्मेनिया। तो वो था। साथ में एक और चीज थी कि हमारे यहाँ जो हिंदू देवी देवताओं का जो स्वरूप होता है ना, उससे मिलता जुलता कुछ कुछ भारत माता का स्वरूप रखा गया। स्टार्टिंग में 2 फोटोज, आपने अगर एनसीईआरटी की बुक देखोगे आप, तो 2 तरह की फोटोज दिखाई गई है उसमें, याद है सर? यस सर, एक ब्रिटानिया भी दिखाया गया, हाथ में कमंडल टाइप का लेकर के। ब्रिटेन का सर। दूसरी जो थी वो एक गॉडेस के रूप में, जिसमें हाथ में त्रिशूल है और शेर बैठा हुआ है पास में। यस सर। सर अगर जो आपने दूसरी वाली भारत माता की पिक है, उसके अंदर से ब्लू वो नहीं है चक्र, तो सर पहले था नहीं? क्या चीज? सर अगर हम जैसे भारत माता की जो दूसरी फोटो देखी, उसमें लायन एलिफेंट सब है, उसमें अगर फ्लैग देखे तो वो सिर्फ ट्राई कलर है, उसमें बीच में कोई व्हील नहीं है, सत्य चक्र। ये तो सर तब था नहीं पहले? नहीं, तो बाद में अपनाया गया ना ये तो। ओके सर। इंडियन जो नेशनल फ्लैग है वो तो बाद में अपनाया गया है ना, शायद 1949 में या 50 में। तभी अपनाया गया जब वो कॉन्स्टिट्यूशन हुआ है, तभी तो। क्योंकि इंडिया का तभी तो सब कुछ माना जाएगा जब इंडिया होगा। तब तक तो उन्होंने इंडिया माना ही नहीं ना इसको, वो तो ब्रिटिश डोमेन मांग रहे थे इसको। ठीक है। ओके सर। नेशनल स्ट्रगल के क्या क्या पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं वो हम यहां देखेंगे। पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ इंडियन स्ट्रगल हैड ब्रॉट various groups and class into a common united struggle for freedom. A nation emerged with many voices wanting freedom from colonial rule. लोगों के दिमाग में एक बात आ गई कि भाई ऐसा है, कुछ भी हो, ये गोरे नहीं चाहिए हमें। ठीक है। मुस्लिम्स के साथ एक अच्छी चीज थी जो आए इंडिया में अटैक करने के लिए, कि उनका स्किन कलर और वो सब चीजें हमसे ज्यादा डिफरेंस नहीं था, तो दे यूज्ड टू लुक लाइक अस ओनली। ठीक है। वो इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं आता था, राइट। हालांकि थोड़ा बहुत तो वेशभूषा में अंतर था। ठीक है। बातचीत में भाई उनकी लैंग्वेज अलग थी, हमारी लैंग्वेज अलग थी, उनके अटायर्स अलग थे, हमारे अटायर्स अलग थे, लेकिन एटलीस्ट स्किन कलर सेम था, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं था। लेकिन इनको तो अलग बोलते थे, गोरे हैं ये, राइट। तो इनसे तो उतना कनेक्ट हम कर ही नहीं पाए। पहली चीज है, दो चीजें और भी इसमें ध्यान रखेंगे साथ में। जो मुस्लिम इन्वेडर्स आए थे तो वो यहां आए और यहीं बस गए। ब्रिटिशर्स ने ऐसा नहीं किया। ब्रिटिशर्स को अगर आप देखोगे तो जितने भी वायसराय बने, गवर्नर जनरल बने, वो सब रिटायर होकर के वापस इंग्लैंड चले जाते थे। दे नेवर थॉट ऑफ सेटलिंग इन इंडिया। ठीक है। तो उनके साथ एक वो कनेक्ट नहीं बन पाया, तो उनको बोला कि भाई जब ये हमारे हैं ही नहीं तो इन्हें भगाओ यहां से। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि भाई मिलना पड़ेगा, इकट्ठा होना पड़ेगा। तो उसके एक कॉमन फीलिंग आ गई कि नहीं, अगर जब तक हम मिलेंगे नहीं तब तक ये भागेंगे नहीं यहाँ से, तो हमें एकजुट होना होगा। तो उसके लिए ये चीजें बहुत सारे लोगों ने आवाज उठानी शुरू कर दी। और गांधी जी का यहाँ पर एक अच्छा रोल था कि उन्होंने स्ट्रगल में लोगों को एक साथ मिलकर के एक किसी चीज के लिए जान देना सिखाया। ठीक है। तो वो चीज थी। ठीक है। यस सर। यस सर। चैप्टर खत्म। चैप्टर तो हो गया यहाँ पर खत्म। आप ये बताइए कि नेक्स्ट चैप्टर कौन सा करा जाए? सर यूरोप। सर हिस्ट्री खत्म करते हैं, यूरोप। यस सर। यस सर, 2 ही चैप्टर है, इसे खत्म कर ही देते हैं। सर इको करते हैं ना, इकोनॉमिक्स। सर मैं तो करता हूँ पूरी हिस्ट्री की बुक ही खत्म कर देते हैं क्लास 10th की दोबारा से। बाकी और सब्जेक्ट तो कोई आएंगे नहीं है ना? सर इकोनॉमिक्स करते हैं सर पहले, फिर हिस्ट्री तो हो चुका ना चैप्टर। सर वैसे भी आखिरी साल है बहुत से बच्चों का। सर इकोनॉमिक्स करते हैं सर, इकोनॉमिक्स। सर पॉलिटिक्स नहीं, ना तो ज्योग्राफी आनी है, ना इकोनॉमिक्स आनी है, ना पॉलिटी आनी है, सिर्फ हिस्ट्री आनी है। पूरी किताब हम खत्म कर देते हैं ना, वो चैप्टर भी कर लेते हैं जो आएंगे भी नहीं। यस सर, वो करे भी थे हमने, दोबारा से कर लेंगे तो फिर ज्यादा बढ़िया। यस सर। तू मिल मेरे को, मैं तेरे को बताता हूँ, रुक जा। विशेष तू क्या कह रहा था बता।
विशेष जो कहेगा वो करेंगे। विशेष बता। सर इकोनॉमिक्स करते हैं। इकोनॉमी करते हैं? यस सर। क्या करना है इकोनॉमी में, चल बता। सर टॉस कर सर दो। शुरू से करते हैं सर, शुरू से ही फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। यस सर। अच्छा, फिर बाकी आपकी मर्जी है। मेरी मर्जी तो खैर चलेगी, वो तो सच्चाई है। यस सर। सर पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल ये सब अभी हमने पता है हमें। इससे पहले कौन सा सब्जेक्ट किया था ये बताओ। सर हिस्ट्री इससे पहले हमने ज्योग्राफी किया था। सर ज्योग्राफी किया था, तो फिर सिविक्स और इकोनॉमिक्स में से एक करेंगे, बताओ जल्दी से। सर सर दोनों साथ में करते हैं। ये सर दोनों पीडीएफ खोल लो। बिल्कुल बिल्कुल, अरे अरे वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। यू गाइस विल रॉक इट, आई नो दैट। कल से दोनों को मुर्गा बनाऊंगा, जितने ही वाले हैं ना, दोनों दोनों खोल लो। सोचो लैपटॉप पे तुम लोग कैसे लगोगे वीडियो कॉल पे। चलो वो लोग बताएं जो लोग सिविक्स पढ़ना चाहते हैं या पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं, वो लोग खाली रेज योर हैंड। सेवन वोट्स फॉर पॉलिटी, 8 वोट फॉर पॉलिसी। चलो ठीक है, 9 वोट फॉर पॉलिटी। अब रुक जाओ, 10 वोट फॉर पॉलिटी। इकोनॉमिक्स के लिए जो करना चाहते हैं वो हाथ उठाओ अपना। अब सर जितने बच गए सारे इकोनॉमिक्स में होंगे सर, 16 बच गए। यस सर, सर मेजॉरिटी। 2 3 4 5 सर मेरे में सर हैंड रेज नहीं हो पा रहा सर, क्या करूं? 13 सुन लिया मैंने, 7 सर 8 मैं 9 दोनों तरफ से हूँ सर, मैं 11 जो होगा वो मैं उसके साथ हूँ। 13 ऑलरेडी 13 तो हो गए। 14 विश्व विभाग 15 16 हो गए पूरे। चलो हटो, इकोनॉमिक्स डन। यस सर। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स का चैप्टर, चलो मेरे को 1 सेकंड में ढूंढता हूँ। सर बच्चों को पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है, लोगों को लगता है पॉलिटिक्स गंदी है। आचार्य चाणक्य ने एक बहुत बड़ी बात कही थी कि जिस देश का युवा पॉलिटिक्स से मुंह मोड़ लेगा वो देश एकदम बर्बाद हो जाएगा। सर पूरे डे टाइम में तो पॉलिटिक्स ही देखते हैं ज्यादातर। चैप्टर नाम वो पॉलिटिक्स नहीं है, वो कचरा है जो तुम देखते हो। यस सर वो अलग पॉलिटिक्स है। सर वो रियल नहीं है। सर डेवलपमेंट फर्स्ट चैप्टर। हाँ सर डेवलपमेंट है इकोनॉमिक्स फर्स्ट चैप्टर। मैं वही पूछ रहा हूँ, कौन सा चैप्टर करोगे, वही तो पूछ रहा हूँ मैं। डेवलपमेंट ही फेज 1। सर मनी क्रेडिट सर शुरू से करते हैं ना। चलो डेवलपमेंट ठीक है। सर ग्लोबलाइजेशन करते हैं। सर वो भाई अब तो डेवलपमेंट शुरू कर दिया मैंने। ओके सर। सर आज ही करोगे? शुरू तो करवा दो इसे। सर तो सर हिस्ट्री की थी तो इकोनॉमिक्स नहीं करनी है सर आप तूने भाई तूने तो कहा था कि सर बाकी आपकी मर्जी। अभी तुमने तो बोला सर है ने कि अपनी मर्जी चलाई। तुमने बोला इकोनॉमिक्स करवाओ, अभी तुझे ये भगवान विशेष। सर आपकी नहीं सर इसने कहा तो कि आपकी मर्जी। हाँ और मर्जी क्या, तुझे तो पता ही डिक्टेटरशिप चलती है मेरी, इसमें मर्जी वाली क्या बात है। सर आपने स्क्रीन हटा ली। मैंने जानबूझ के हटाई है सर की मर्जी। भाई सर डिक्टेटर। ओए ओए तनिष्क आराम से। आ गई स्क्रीन। सर ये आपके आगे स्ट्रगल करना चाह रहे हैं। यस सर आ गई आ गई। यस सर। यस सर आ गई। यस सर। चलो ठीक है, स्टार्ट करें। यस सर। यस सर। यस सर। चल वैभव पढ़ेगा शुरुआत में, आज इसी से शुरुआत करवाते हैं। ओके सर। Overview. The idea of development or progress has been always with us. Always been with us. We have aspirations or desires about what we would like to do and how we would like to live. In this chapter, we shall make a beginning at understanding development. You will learn more about these issues in greater depth in higher classes. Also, you will find answers to many of the questions not just in economics but also in your course in history and political science. This is because the way we live today is influenced by the past. We can't desire for change without being aware of this. In the same way, it is
only through a democratic political process that these hopes and possibilities can be achieved in real life. देखो, डेवलपमेंट का जो आइडिया है वो हमारे साथ हमेशा से रहा है। हम आदमी, हर एक व्यक्ति चाहता है कि हम डेवलप करें, ठीक है। और हम बेसिकली इसको हम समझने की एक शुरुआत जरूर करेंगे इस चैप्टर में कि लोग कैसे चाहते हैं, कि वो क्या डेवलपमेंट चाहते हैं और कैसे चाहते हैं, ठीक है। और इसमें ना तुम आगे क्लासेस में अगर आप पढ़ोगे, तो अगर इकोनॉमिक्स लेते हो फ्यूचर में, तो समझ पाओगे कि कैसे ये चीज आगे बढ़ रही है। लेकिन फिलहाल के लिए इतना जरूरी है कि हम इसकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो जरूर ले लेंगे। बेसिकली सर लोगों के एस्पिरेशंस के अकॉर्डिंग उनके करंट डेवलपमेंट स्टेज पर डिपेंड करता है कि उनके गोल्स क्या है डेवलपमेंट से रिलेटेड। एग्जैक्टली। साथ में एक और चीज है कि जिस एनवायरनमेंट में आज हम रह रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं पास्ट से ही इन्फ्लुएंस्ड है। लाइक पास्ट में अगर हम ये चाहते थे कि सब व्यक्ति जो है वो फ्लैट्स में रह लें, छोटी जगह में रह लें, बड़ी जगह इतनी खामखा वेस्ट ना करने से, तो लोग आज फ्लैट सिस्टम में रह रहे हैं, सेपरेटली रह रहे हैं, क्योंकि पहले उन लोगों ने सेपरेट रहना चाहा होगा तो रहना शुरू कर दिया। पहले लोग चाहते थे कि हम पढ़ें, हम पढ़ना चाहते हैं, तो आज देखो लोग, जो पॉपुलेशन नंबर ऑफ पीपल है इंडिया में, वो ज्यादा पढ़ा लिखा है कंपैरेटिवली पुराने समय के, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं एक पुराने समय के जो इन्फ्लुएंस है उस पर हमारा रहता ही है। वी कांट डिजायर फॉर द चेंज विदाउट बीइंग अवेयर ऑफ दिस। इन द सेम वे इट इज ओनली through a democratic political process that these hopes and possibilities can be achieved in real life। ये बहुत समझने वाली बात है कि डिक्टेटरशिप हो या फिर आपका मोनार्क हो, उसमें आप उतने अच्छे से डेवलपमेंट के बारे में नहीं सोच सकते हैं। इंडिविजुअल के एज अ होल तो मे भी हो जाएगा, एज अ होल तो आप देखोगे तो जो जर्मनी का या जो इन एरिया से जहां डिक्टेटर रहे हैं वो वैसे उन्होंने बहुत डेवलप किया है, लेकिन एज अ डेमोक्रेसी इंडिविजुअल को जितना हेल्प मिलेगा उतना ज्यादा आप कहीं नहीं दे। ऐसे आप देखो इस समय जो दुनिया के दो सबसे बड़े देश हैं, सबसे खतरनाक देशों में जिनका नाम आ सकता है, तो वो है यूएस और चाइना, राइट। जहां एक और यूएस में डेमोक्रेसी है, रिपब्लिक्स की बात करी जाती है, चाइना में वन पार्टी रूलिंग सिस्टम है जिसको मैं ऑलमोस्ट डिक्टेटरशिप ही कहूंगा, ठीक है। वहां पर इंटरनेट को फ्रीडम नहीं है, वहां पर गूगल तक को फ्रीडम नहीं है कि वो अपना वहां पर अपने पैर फंसा सके। तो मुझे नहीं लगता कि वो उतना ज्यादा वहां पर कोई ऐसा डेमोक्रेसी, हालांकि दे ट्राई एंड शो कि भाई हम लोग जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो हालांकि एज अ कंट्री, एज अ होल कंट्री, चाइना इज प्रोग्रेसिंग वेरी वेल, बट ऑन द कॉन्ट्रेरी इंडिविजुअल को वहां पर उतने राइट्स नहीं है। बल्कि आप यूएसए में देखेंगे, सो दे हैव ग्रेट राइट्स, दे रियली हैव ग्रेट राइट्स, उनको प्रॉपर राइट्स हैं उनके अपने। वहां पर बुढ़ापे में आदमी को काम करने की जरूरत नहीं है, पेंशन प्रॉपर आता है, वहां पर टैक्सेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, वहां पर डेवलपमेंट के बारे में बात करें तो एजुकेशन को लेकर के बहुत ज्यादा स्कीम्स हैं, चीजें हैं, ठीक है। तो वहां पर एक थोड़ा सा है सेंस ऑफ बिलोंगिंग टू सम कंट्री, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सेंस ऑफ डेवलपमेंट है वहां पर, ठीक है। तो इंडिविजुअल डेवलपमेंट हम देखेंगे तो कहां पर होगा, वो डेमोक्रेटिक कंट्री में ही वो पॉसिबल है, वो और किसी उसमें इतना ज्यादा पॉसिबल है नहीं, ठीक है। अब डेवलपमेंट क्या प्रॉमिस करता है, अलग अलग लोगों के अलग अलग गोल्स होते हैं, क्या उसका मतलब है, तो ये हम थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है। तनिष्क बेटा पढ़। Yes, sir. What development promises? Different people, different goals. All persons don't have the same notion of development or progress. Each one of them seeks different things. Different person can have different development goals, and what may be development for one may not be development for the other. It may even be destructive for the other. There are two things quite clear about development. Different people can have a different developmental goals. Second, what may be development for one may not be development for other. It may be destructive for the other. Yes, sir. देखो ये रुक जा बेटा, ये समझने वाली बात है कि सबका जो डेवलपमेंट का मोशन होता है वो सेम नहीं होता। सब एक तरह से एक जैसी चीज को डेवलपमेंट नहीं समझते। हर एक व्यक्ति के अलग अलग डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स हो सकते हैं और उनको अलग अलग तरीके हो सकते हैं उसको अटेन करने के, अचीव करने के। तो यहाँ पर दो चीज तो हम अच्छे से समझ सकते हैं कि डिफरेंट पर्संस कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स। मान लीजिए किसी का डेवलपमेंट का गोल है कि वो किसी छोटे से गांव से आकर के बड़े शहर में रहने लगे, उसके लिए बहुत बड़ा डेवलपमेंट है।
लेकिन कोई ऑलरेडी साइंटिस्ट है, एक बड़े शहर में पैदा हुआ है, बड़े कॉलेजेस से डिग्री ले रखी, तो उसके लिए डेवलपमेंट थोड़ी ना बड़े शहर में रहना, वो तो वहीं पे है। उसके लिए डेवलपमेंट क्या होगा कि वो कोई ऐसी एक ड्रग अचीव कर सके जिससे कि वो ह्यूमैनिटी को हेल्प कर सके, या फिर उसको बेच करके खुद को अच्छे से अमीर कर सके। दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो हर एक व्यक्ति का कोविड-19 को मार सके। हाँ, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कोविड-19, ओके, लेट्स से टेक इट दिस वे ओनली। तो जैसा भी है, तो उसका एक तो ये हो सकता है। दूसरा, जरूरी नहीं है कि जो चीज एक आदमी के लिए डेवलपमेंट हो वो दूसरे के लिए भी डेवलपमेंट हो सकता है वो तो डिस्ट्रक्शन भी हो। जैसे कि किसी आदमी ने जमीन पर एक फर्स्ट क्लास मॉल बनाया, ठीक है, तो डेवलपमेंट है कि नहीं है? यस सर। जमीन पर रहते थे बेचारे गरीब लोग जो झुग्गी झोपड़ी में रहते थे, अब उनके पास वो जमीन भी नहीं, छिन गई, वो वहां पे बेचारे भाग गए वहां से, उनके पास कोई जमीन भी नहीं है, छत भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तब क्या करें? तो उनके लिए तो बेचारे का डेस्टिनेशन हो गया, वो थोड़ी ना मॉल में रह पाएंगे बेचारे वहां पर। सर उनके लिए डेवलपमेंट नहीं है, उनके लिए सर डिस्ट्रक्शन है। सर साथ ही हिटलर का भी गोल था कि पूरे पूरे यूरोप को कैप्चर कर ले और सारे ज्यूज को मार दे, वो उसका गोल था। लेकिन बाकी के ज्यूज और जिप्सीज और जितने भी कम्युनिटीज थे जो इनडिजायरेबल, वो बोलता था। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। चलिए, इनकम एंड अदर गोल्स पढ़ो। सर मैं पढ़ूं? तनिष्क। Income and other goals. What people desire are regularly work, better wages, and decent prices for their crops or other products that they produce. In other words, they want more income. Besides seeking more income, one way or the other, people also seek things like equal treatment, freedom, security, and respect of others. They resent discrimination. All these are important goals. In fact, in some cases, these may be more important than more income or more consumption, because material goods are not all that you need to live. Second, political development. It is only through a democratic political process hopes and possibilities that can be achieved in real life. Example: equality, security, freedom. Third, economic development. Income is the most common method for measuring development. बस अगर हम देखें तो इनकम्स और अदर गोल्स के बेसिस पर क्या क्या डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट है वो हम देखेंगे। तो लोग ये सोचते हैं कि भाई हमको एक तो पहले लगातार काम मिले, साल भर हमारी जॉब सिक्योर रहे, ऐसा नहीं हो कि कुछ प्रॉब्लम आ जाए और लोगों की जॉब चली जाए। जैसे अभी हुआ कोरोना में, क्या हुआ, जॉब चली गई ना बहुत सारे लोगों की, उनके अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ गया। तो एक तो वो चाहते हैं एम्प्लॉयमेंट हो, रेगुलर फिक्स्ड एम्प्लॉयमेंट हो। तो दूसरा, उनको सैलरीज अच्छी मिले, उनकी वेजेस अच्छी मिले। ये नहीं है कि भैया अगर कोई आदमी 10 रुपए पे काम कर रहा है तो वो चाहेगा कि उसे 15 मिले, 15 वाला 20 चाहेगा, 20 वाला 100 चाहेगा, 100 वाला लाख चाहेगा, राइट। तो हर एक अलग चाहता है कि हमें पैटर्न पहले से ज्यादा पैसे मिले, क्योंकि लोग ये सोचते हैं कि हमारे पास जितना ज्यादा पैसा होगा हम उतने ज्यादा ऐशो आराम से जिंदगी बिता पाएंगे, राइट। तो चाहे उनकी सैलरी या उनकी एग्रीकल्चर क्रॉप है वो महंगी बिके, या और कुछ वो सामान बनाते हैं, बिजनेस उनका कोई, तो वो अच्छे से चले, उनके कस्टमर जो है वो अच्छे से चले। तो वो सब लोग चाहते हैं कि भैया पैसा ज्यादा हो, सबकी इनकम ज्यादा हो। दूसरा एक और चीज जो लोग चाहते हैं वो ये है कि भैया सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिले, इक्वालिटी हो, सबको फ्रीडम मिले अपनी मर्जी का खाने की, रहने की, उठने की, बैठने की, सोने की, जाने की, आने की, सब चीजों की फ्रीडम रहे। सिक्योरिटी मिले कि मान लीजिए घर पे आप सो रहे हैं, लोग आए, आपको मारा और आपका सामान लेके लूट के भाग गए, या फिर दूसरे कंट्रीज के लोगों ने बम मार दिया आपके, तो एक सिक्योरिटी चाहते हैं कि भाई ठीक है, मैं इतना दिन मेहनत कर रहा हूं अपना जीवन में, तो ऐसे बिता रहा हूं, तो कम से कम मेरे पास सुरक्षा तो हो, मेरे को इतना टेंशन लेने की जरूरत ना हो, ठीक है। और दूसरों से उन्हें इज्जत मिले। हर आदमी चाहता है कि मेरी कोई बेइज्जती ना करे, ठीक है, हर आदमी चाहता है कि मेरी भी कोई इज्जत हो। तो उनको डिस्क्रिमिनेशन अच्छा नहीं लगता, वो लगता है कि यार नहीं। तो ये जो गोल्स हैं ये भी काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, और कुछ केसेस में तो ऐसा भी हो सकता है कि लोग इनकम से ज्यादा इन चीजों को ज्यादा वैल्यू देते हो, क्योंकि आफ्टर ऑल ऐसा तो नहीं है कि यही चीजें सिर्फ पैसे से आप पूरा जीवन बिता सकते हैं, और बहुत सारी चीजें भी आपको जीने के लिए जरूरी है। हालांकि पैसे से आप बहुत अच्छे से खरीद सकते हैं लेकिन बहुत सारी चीजों के लिए आपको ये रेस्पेक्ट, डिग्निटी, फ्रीडम, सिक्योरिटी, सेंस ऑफ अलाइनमेंट, इंटेलिजेंस, ये सब चीजें भी चाहिए होती है, ठीक है। पॉलिटिकल डेवलपमेंट के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा? तो पॉलिटिकल डेवलपमेंट इंसान का तभी संभव है, इट इज ओनली पॉसिबल थ्रू अ डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल
प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि किसी डिक्टेटरशिप में पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो पाएगा या फिर किसी मोनार्क में हो पाएगा, क्योंकि वहां पर इक्वालिटी होगी नहीं, सिक्योरिटी होगी ही नहीं, फ्रीडम मिलेगी नहीं। जैसे कि अगर हम एग्जांपल देखें तो मोनार्क का एग्जांपल देखते हैं, तो क्या फ्रेंच रेवोल्यूशन में 3 सोसाइटी थी, 3 स्टेजेस पर, क्या तीनों को अलग एक सही ट्रीटमेंट मिलता था? नो सर, नो सर, जो एरिस्टोक्रेट्स थे सर उनको थर्ड स्टेट को सर सबसे इंफीरियर ट्रीटमेंट मिलता था। सर इवन सर ऐसा था सर कि फर्स्ट और सेकंड स्टेट जो थे वो वेलवेट और सिल्क का यूज कर सकते थे अपने कपड़े बनवाने के लिए, लेकिन जो थर्ड स्टेट के लोग थे वो उन मटेरियल का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। नहीं कर सकते थे, बिल्कुल। डिक्टेटरशिप की अगर बात करें तो क्या हिटलर ने सबको इक्वल ट्रीटमेंट दिया? उसने नो सर, नो सर, सर कुछ को उसने स्पेशल ट्रीटमेंट भी दिया। ट्रीटमेंट दिया, नॉर्डिक आर्यंस थे सर उनको, और सर जो स्पेशल ट्रीटमेंट, फाइनल सॉल्यूशन, स्पेशल ट्रीटमेंट, ऐसा ट्रीटमेंट दे दिया कि बस उनकी सारी प्रॉब्लम्स ही खत्म कर दी उसने एक बार में। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी वाला प्रॉब्लम उसने कर दिया। तो ऐसा ही सीन था। इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें तो भैया सिंपल सी बात है, अगर जितना पैसा होगा तो उतना ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए है तो आप छोटा घर लीजिएगा, 10 लाख रुपए तो थोड़ा बड़ा लीजिएगा, 5 करोड़ रुपए तो आप बहुत बड़ा ले लीजिएगा, विला ले लीजिएगा, ठीक है, फार्म हाउस ले लीजिएगा, उस तरह से। तो ये सब चीजें हैं, ठीक है। यस सर, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में नेशनल डेवलपमेंट से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ओके सर, गुड इवनिंग सर। थैंक यू सर, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सर, गुड नाइट सर, गुड इवनिंग सर, गुड नाइट, गुड नाइट।